हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट 5 यूजीसी नेट का जो यूनिट 5 है हिंदी कविता, तो वो श्रृंखला हमारी चल रही थी। तो उसमें हमने पंत की कविताएं कर ली हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी हमने 3 कविताओं का अध्ययन कर लिया है। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो सरोज स्मृति कविता है उसका हम मूल पाठ का अध्ययन और साथ ही उससे जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करेंगे इसमें। और साथ ही मूल पाठ का अध्ययन दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में जो कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं वो पंक्तियों को आधार बनाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें समग्र रूप से मूल पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम मूल पाठ का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही हो सके तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मुझे सिर्फ आप ही लोग हैं जिनके सहारे मैं चल रहा हूँ, तो आप ही लोग मेरी उम्मीद है। तो कृपया करके निवेदन है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए हम अपनी कविता पर चलते हैं। दोस्तों, अगर हम सरोज स्मृति कविता की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। ठीक है दोस्तों, और जो इसका संकलन किस में हुआ है, तो इसका संकलन है अनामिका 1938 में। यानी जो हमारी त्रिपाठी जी हैं, निराला जी हैं, उनकी जो कविता संग्रह है अनामिका, जिसका एडिशन 2 बार हुआ है, एक 1923 में और फिर 1938 में इसका सेकंड एडिशन आता है। तो इसमें सरोज स्मृति कविता का संकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं तो सरोज स्मृति कविता है वह निराला ने अपनी जो उनकी पुत्री थी जो सरोज, उसकी जब असमय मृत्यु हो जाती है तो उसी के ऊपर उन्होंने सरोज के ऊपर यह कविता लिखी हुई है। तो आइए देखिए इससे जुड़े हुए तथ्य। सबसे पहला बिंदु है कि इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वह सुधा पत्रिका, जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी सुधा पत्रिका, उसमें इस कविता का प्रकाशन हुआ है। यह कविता है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। यह 13 पृष्ठों की लंबी कविता है, साथ ही इसमें 9 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी की एलिजी या शोक गीत भी कहते हैं इस कविता को। ठीक है, यानी सरोज स्मृति कविता है, इसको हिंदी में शोक गीत के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में एलिजी। ठीक है, अगर रामविलास शर्मा की बात करें तो रामविलास शर्मा ने इस कविता को शेक्सपियर के किंग लियर से तुलना की है। यानी सरोज स्मृति कविता की तुलना रामविलास शर्मा ने किससे की है, तो वह शेक्सपियर के किंग लियर से तुलना की है। ठीक है, आगे देखिए कि यह निराला जी का अपने ढंग की एक अकेली कविता है जिसमें अपना जीवन भी आ गया है। निराला भी मृत्युंजय थे। यानी इस कविता में निराला जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई जो परिस्थिति थी उनका भी अंकन इस कविता में हुआ है। तो आइए हम देखेंगे, अभी जब मूल पाठ का अध्ययन करेंगे तब। तो जो रामविलास शर्मा ने इसके ऊपर जो बात कही है वह देखिए कि जो रामविलास शर्मा के शब्द हैं कि जीवन दृष्टि अनेक हुए हैं, जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं उन बिरले साधकों में थे निराला। यानी इस जो सरोज स्मृति कविता है इसका अध्ययन करने के बाद निराला कहते हैं, जो रामविलास शर्मा जी कहते हैं निराला के बारे में कि जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं, जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं उन बिरले साधकों में थे निराला। ठीक है दोस्तों, एक संक्षिप्त परिचय देखिए सरोज स्मृति का कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्यावस्था एवं तरुणाई के बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, यानी जो निराला है वो अपने आप को एक भाग्यहीन पिता समझते हैं, का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति उस बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता का बोध प्रकट हुआ है। कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है। सरोज स्मृति कविता पुत्री सरोज के असामयिक मृत्यु पर लिखी गई है। कवि कविता में यथार्थ जीवन को चित्रित करते हैं। कवि जीवन के दुखों के साथ साथ ही सरोज की स्मृतियों का चित्रण करते हैं। सरोज स्मृति में मुख्यतः 3 स्वर मुखरित हुए हैं। पहला कवि का विद्रोही और क्रांति दशा, दूसरी पुत्री सरोज के प्रति पिता का वात्सल्य भाव और तीसरा भाव है
जो जीवन का संघर्ष है, अपमान है तथा वंचना के फलस्वरूप व्यथा एवं निराशा की संगनता है। वे अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों को बाद में हम कविता में देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि की वेदना के जीवन का संघर्ष साफ झलकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि जो सरोज स्मृति कविता है उसका कथ्य क्या है। तो साथ ही हम पहले इसके कथानक पर चर्चा करें तो हमने अभी देखा कि इस कविता में कितने अनुच्छेद हैं। तो इस कविता में 9 अनुच्छेद हैं, 9 अनुच्छेदों की कविता है। उनमें कथा कैसे कैसे है। पहले अनुच्छेद में क्या है, तो उसमें सरोज का बड़ा होना उन्होंने दिखाया है कि सरोज किस प्रकार बड़ी होती है। सरोज की माँ का निधन, जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें सरोज की माँ का निधन और नानी द्वारा पालन पोषण, निराला के पुत्र रामकृष्ण सरोज से 3 साल बड़े थे, उनकी आपस में किस प्रकार से लड़ाई होती है भाई बहनों में, उसका चित्रण किया है। फिर जो परिच्छेद 3 और 4 है उनमें सरोज का बड़ा होना और निराला का साहित्य संघर्ष का झलक देखने को मिलती है। फिर जो अनुच्छेद 5 और 6 है इसमें निराला पर दूसरे विवाह का दबाव बनाया जाता है। जो उनकी सासु थी वो कहती हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चे भी हैं, तो उस पर निराला मना कर देते हैं, वो हम अभी देखेंगे। अब हम 7वें अनुच्छेद की बात करें, उसमें सरोज का किशोर अवस्था में प्रवेश और सौंदर्य का वर्णन हुआ है। 8वां अनुच्छेद है उसमें सरोज के विवाह की चर्चा है। फिर जो 9वां अनुच्छेद है उसमें सरोज ने नानी की गोद में आंखें मूंदी थी, उसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन अनुच्छेदों को ध्यान रखना, इनका कथानक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इनमें से 1, 2, 3, 4 करके कथानक दे देगा और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो दे देगा, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सरोज स्मृति कविता के मूल पाठ पर। तो हम व्याख्या के साथ साथ इसे देखेंगे भी। तो देखिए कि 19 पर जो प्रथम चरण, 13वां जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तय रूप नाम, बर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सब पर्याय, जीवन के अष्टाध्याय, चढ़ मृत्यु तरण पर तुर्य चरण, कह पितय पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं स्मरण, सरोज क्या ज्योति सरहड़ तरण। यानी इन पंक्तियों में जो निराला है वो कहते हैं, सरोज से बात करते हैं और कहते हैं कि 19 पर जो प्रथम चरण, 13वां जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। यानी फिर आगे वो कहते हैं जीवन के अष्टाध्याय, यानी तूने जीवन के सिर्फ 18 वर्ष में ही पिता से अपना संबंध तोड़ लिया और मृत्यु के पथ पर तू चली गई। आगे देखिए कि अशब्द अंदरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष तड़ा के चरणों पर, जीवित कविते सत 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 सर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग का यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम। यानी इसमें निराला कहते हैं कि तू मुझे जो बीच मार्ग में छोड़कर चली गई है, जैसे अगर कोई रास्ता पार कर रहा हो, तो मैंने सोचा कि तू मेरा बुढ़ापे में या जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो तू मुझे मार्ग पार कराएगी, पर तू तो पहले ही मुझसे बिछुड़ गई। आगे देखिए कि कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न था अन्य भावोदय, श्रावण नव का स्तब्धा अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थागाम उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते पहनाकर चीनान सुख, रख सका न तुझे अतः दधिमुख, छीण का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे द्रग विपन्न, अपने आंसुओं अथय बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित। इन पंक्तियों में देखना तो निराला कहना चाह रहे हैं कि निराला का जो संघर्ष है और साथ ही जो वो आत्मबोध है उनका, वह यही है कि धन्य में मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। यानी मैं इसमें निराला अपने पिता होने के दायित्व तो नहीं निभा पाए हैं सरोज के साथ। उन्हीं की चर्चा करते हैं कि मैं भाग्यहीन रहा, मैं निरर्थक रहा पिता, जो तेरे साथ एक संतान के साथ करना चाहिए वह दायित्व मैं तेरे साथ नहीं निभा सका। सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहो उपहार, यह नहीं रहा मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्त हो समाधान,
पास में अन्न रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में सभ्यायस्त, देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब सतघात घूर्ण। इन पंक्तियों में देखना जो निराला का साहित्य संघर्ष है वो उसकी चर्चा करते हैं कि मैं साहित्य में अपनी रचनाएं करता हूँ और उनको जब वो संपादक के पास ले जाता हूँ तो कैसे उनका निरादर किया जाता है। तो आगे देखिए कि आते ते मुझ पर तुले तूड़, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छिप वह रण कौशल, व्यक्त हो चुका चीत्कारो कल, क्रुंद युद्ध का रुद्ध कंठ फल, और भी फलित होगी वह छब, जागे जीवन का रवि, लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती बिमला, वांछित उस किम लांछित छवि पर, फेरती स्नेह कूंची भर। अस्तु में उपार्जन को अक्षम, कर रही सका पोषक उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव को जुखा माथ, पुत्री भी पिता गिह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजिर, आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, पूरी न हुई जो रही कलक। यानी इसमें वो कहते हैं कि मैं अपने जो साहित्यिक जीवन में इतना व्यस्त रहा कि मैं तेरे साथ भी नहीं रह पाया, लेकिन कुछ दिन तक जो मैं पिता और पुत्री का जो हमारा साथ रहा वह मुझे अब भी याद आता है। आगे देखिए कि प्राणों की प्राणों में दबकर, कहती लग लग उस सांस में भर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुम्बित छड़ छड़, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। यानी वो निराला कहते हैं कि जब तू 1.25 साल की थी तो तू अपने माँ के साथ थी, तो कैसे तेरी माँ तेरे साथ खेलती थी या उन्हें चूमती थी, लेकिन जब तुझे समझ आई तब तक तेरी माँ तेरे पास नहीं रही, फिर वो तुझे छोड़कर चली गई, तो फिर तू नानी की गोद में जा पली। सब किए वहीं कौतुल विनोद, उस घर निस्वासन भरे मोद, खाई भाई की मार बिकल, रोई उत्पल द्रग द्रग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सहकत विहार, करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासो छल, लगती प्रसार वह ऊर्म धमल, तब भी मैं इसी तरह समस्त, कब जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबादगत मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ संतवर, दे एक पंक्ति में 2 उत्तर। यानी इन पंक्तियों में देखना आप तो निराला कहते हैं कि फिर तू जब अपनी नानी के पास पली और साथ ही तेरा भाई है, तो तुम दोनों जब साथ खेलते थे, आपस में लड़ते भी थे, तू इतनी चतुर थी, फिर भाई से जब तेरी लड़ाई हो जाती तो तू रो करके फिर तुम साथ साथ खेलते थे। ये सब मुझे अब भी याद आता है। आगे देखिए कि लौटी लेकर रचना उदास ताकता हुआ मैं दिशा काश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथा सभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। यानी इन पंक्तियों में देखिए, इन पंक्तियों में जो निराला का संघर्ष है वह क्या है कि निराला अपनी कविता रचना करते हैं, फिर वो संपादक के पास ले जाते हैं, लेकिन संपादक उन कविताओं को न छापते हैं, और छापते भी हैं तो वो अपने नाम से छापते हैं। तो ऐसे में निराला का जो संघर्ष है वो बहुत बढ़ जाता है, और साथ ही उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। तो वो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि जब उनकी रचना वापस आ जाती है तो वो बैठकर संपादक पर गुस्सा भी कर रहे हैं, पास की नोचता हुआ घास, याद है दिवस की प्रथम धूप, थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल में, दूर स्थित प्रवास में चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर, मोड़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक। यानी जब मैं तुझसे मिलने गया हुआ था तेरी नानी के घर पे, तो जब मैं बाहर बैठा था तो तेरी नानी ने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में 2 विवाह हैं। जब मैंने देखा कि मेरी कुंडली में 2 विवाह लिखे हुए हैं तो मैं इस बात पर हंस रहा था, और साथ ही जो मेरा भाग्य का खंडन करने के लिए देखा भविष्य के प्रति आशंका, यानी मैंने तेरे भविष्य के प्रति देखा तो मैंने इसमें आशंका की। इससे पहले आत्मीय स्वजन स्नेह कह चुके थे जीवन, सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय, सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नयनों में पाने को उत्तर,
अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मुंडे सुनकर, इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह, होने को न था पड़ी अड़चन। यानी जो मेरे आत्मीय जन थे, जो लोग थे, वह भी कह रहे थे कि शादी कर लो, अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसे लोग कहते हैं। तो निराला से भी लोगों ने कहा कि अभी क्या है, अभी तुम शादी कर लो, बच्चे भी हैं। तो उन लोगों को मैं उन्हें उत्तर दे देता था कि मैं हूँ मंगली मुंडे सुनकर। यानी जो निराला हैं उन्होंने अपने को क्या बताया है, तो दोस्तों ध्यान रखना, उन्होंने अपने आप को मंगली बताया है कि मैं हूँ मंगली मुंडे सुनकर, इस बार एक आया विवाह। यानी फिर भी एक विवाह आया हुआ है। आया मन में भर आकर्षण उस नैनों का, सासु ने कहा। यानी जो उनकी सासू माँ है वह भी कह रही हैं कि वे बड़े भले हैं जन भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो, बरकी है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह आहा, हैं सुधरे बड़े बे हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कब अच्छे दुई सज्जन, हैं बड़े नाम उनके से चित, लड़की भी रूपवती समुचित, आपको यही होगा कि कहें, हर तरह उन्हें बरसुखी रखें। यानी जो उनकी सासू है वो कह रही हैं कि आप शादी कर लीजिए, लड़की भी एंट्रेंस पास है और 26 की अभी तुम्हारी उम्र है और लड़की भी 18 की है, तो आप शादी कर लीजिए। तो फिर जब वो मना कर देते हैं तो आगे देखिए कि आएंगे कल दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल कर, हंसता हस्ती में हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। यानी इन पंक्तियों में देखिए तब तक सरोज आ गई है, यानी सरोज वहीं खेल रही थी। तो जैसे ही वो निराला के पास आई है, तो जैसे ही निराला की नज़र सरोज पर पड़ी है, तो फिर वो अपने जो विवाह बंधन है उसको सोचने लगे हैं। कुंडली दिखा बोला ए लो। यानी जो उनके पास हाथ में कुंडली थी, जो उनकी सासु माँ ने दी हुई थी निराला को, तो निराला ने वही कुंडली सरोज को पकड़ा दी कि आ ले तू कुंडली देख। तो आई तू दिया कहा खेलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासु जी रहस्य स्मित सुवेश, आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। यानी जो सरोज है उसने कुंडली से कुंडली देख ली है। यानी बच्चा है, अगर बच्चे को आप कागज़ दोगे तो वो तो फाड़ता ही और क्या करेगा। तो जैसे ही जो सरोज है उसने कुंडली से खेल लिया है, उसने टुकड़े कर दिए हैं और उन्हीं पर बैठी हुई हंस रही है, खेल रही है। तो जब सासू माँ आती हैं तो वो कहती हैं कि आपने कुंडली देखी, तो फिर निराला उस तरफ सरोज की तरफ नज़र करते हैं। तो सासू माँ इस रहस्य को समझ नहीं पाती और वो विस्मय से देखती हैं। आगे देखिए कि धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्मीकि केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुड़ सुगर, आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्यों मालकोस नव बीणा पर। नेस स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी ऊषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा बन कांपा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नव पृथ्वी द्रुम कल किसलय दल, क्या दृष्ट अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगवती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बंधा दे के दिव्य बांध, छलकता द्रवों से साथ साथ। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्किलित उत्किलित रागिनी की बहार, बन जन्म सिद्ध गायिका त्वंत, मेरे स्वर की रागिनी बहल, साकार हुई दृष्टि में सुगर, समझा में क्या संस्कार प्रखर, शिक्षा के बिना बना वह स्वर, है सुना न अब तक पृथ्वी पर, जाना बस पक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम होती उड़ने को, अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। यानी ये सरोज के बारे में वो कह रहे हैं, ये पंक्तियाँ सरोज के बारे में हैं। तो खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, उन्मुख गूंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कल दल पुंज पुंज, वह चली एक अज्ञात बात, चूमती केस मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस। यानी अब देखिए, अब जो उनकी सासू माँ है उन्होंने एक दिन कहा है कि भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य दाम, सुच बर केल
कर कुलीन लख कर है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर बर। जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह होंगे सहाय हम सहो उत्साह। यानी जो उनकी सासू माँ है वह कहती हैं कि अब इसका जो पालन पोषण था वह हमने कर दिया है, अब आप इसको कुछ दिन तक अपने साथ रहिए, यानी सरोज के कुछ दिन आप साथ रहिए और कोई अच्छा वर देखकर, एक कुलीन वर्ग देखकर, कुलीन घर देखकर सरोज की शादी कर दीजिए और जो हमसे बनेगा वो हम भी करेंगे, लेकिन कुछ दिन तक आप सरोज के साथ रहिए। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा न अहो न आहा। ले चला साथ में तुझको कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। यानी उन्होंने जब बोल दिया तो फिर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और मैं तुझे साथ लेकर चुपचाप भिक्षुक की तरह, जैसे किसी भिखारी को स्वर्ण झनक मिल गई हो यानी सोना मिल गया हो, ऐसे में तुझे साथ लेकर चल दिया। अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, ये कान कुब्ज कुल कुलांगार। खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेल में विष की फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण, गुजरे जिस राह वही शोभन। होगा मुझको यह लोक रीत, कर दूं पूरी गो नहीं भीत। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। बेजो यमुना के से कछार, पद फटे विवाई के उधार। खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौंदे जूते से सकेल। निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध। कल ध्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं सकते। यानी इन पंक्तियों में निराला ने कहा है कि जिस तरीक़ा से मेरे पूर्वजों ने शादी की है उस शादी को मैं नकारता हूँ। यानी मैं दहेज वहेज नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से तेरी शादी करूँगा जहाँ दहेज न देना पड़े, वहाँ मेरी बेटी सुखी रहे। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। यानी वो कहते हैं कि ऐसे शिव की गिरजा की तरह मुझे विवाह करने की चाह नहीं है। फिर आई याद मुझे सज्जन है, मिला प्रथम ही द्विजन। नवयुवक एक साहित्यिक है, कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक। होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पर्श। अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह श्राव। खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त। यानी फिर उन्हें ध्यान आया कि एक सज्जन है, यानी एक लड़का है जो सरोज के लिए योग्य है। जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्वज से मिला करूं अर्पण। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह। मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुगर। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं, ऐसा समय सुसमय। यानी जो निराला है वह दहेज को देखिए उस समय भी नकार रहे हैं, यानी जो दहेज प्रथा है उसका वो विरोध भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो तेरी शादी बड़े धूमधाम से कर सकता हूँ, मेरे पास जो धन है पूर्वजों का उसे मैं तेरी शादी में लगा दूँ, मुझे करना भी क्या है। और मैं चाहूँ तो महाजनों से भी रुपया उधार लेके तेरी शादी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन फिर कहते हैं कि फिर मैं ये मिथ्या व्यय क्यों करूँ, मैं उस धन को तुझे ही न दे दूँ। तुम करो विवाह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक युग के प्रथम। लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। यानी वो कहते हैं कि अगर कोई नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं खुद तेरे जो विवाह के जो मंत्र हैं वो मैं पढ़ दूंगा, उसमें उनमें क्या है अगर पंडित जी नहीं हो आएंगे तो। जो कुछ मेरे वो कन्या का निश्चय समझो कुल धन्य का। आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक संसर्ग। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर सो बड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। यानी जब निराला और सरोज की शादी करवा रहे हैं तो जब निराला ही पंडित का वेश उन्होंने धारण कर लिया है और वही मंत्र पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा कर रहा था तो तू कैसे हंस रही थी। कि उर्में भरी झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वो मूर्ति धीत, मेरे बसंत की प्रथम गीत। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वसित
उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रत रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निस दिन दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्पसेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला। यानी निराला कहते हैं कि जो माँ की जो शिक्षा होती है, यानी जब कभी आपने तो नहीं देखा होगा शायद, तो निराला कहते हैं कि जब जो माँ की शिक्षा होती है, जब किसी बेटी का ब्याह होता है, यानी किसी लड़की का ब्याह होता है, तो माँ के द्वारा भी कुछ शिक्षा दी जाती है। तो वो निराला कह रहे हैं कि जो माँ की शिक्षा है वो भी मैंने तुझे ही दी। फिर आगे देखिए कि कुछ दिन रह गृह तू फिर असमोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंद द्रव वह महामरण। यानी निराला इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि तू शुरू से ही अपने मामा मामी और नानी के पास पली हुई थी, वहीं पे तूने सब कुछ अपना किया है। लेकिन अंत में जब मृत्यु हुई, यानी जब मृत्यु तेरे निकट आई, तो अंत में भी तू वहीं अपने मामा मामी नानी के पास थी, और तूने अंत में उसी गोद में शरण ली, मुँह ने दृक्पर महामरण। और अंत में तूने अपनी नानी की ही गोद में अंतिम सांस ली। फिर अंत में इन पंक्तियों को देखिए, ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस कविता की दोस्तों, कि मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, ये धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। ठीक है दोस्तों, तो यहीं हमारी कविता ये समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी हो। एक बार आप इस कविता का स्वयं अध्ययन कीजिए, साथ ही जो इसके पैरा हैं और इनकी पंक्तियां हैं, इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि वो कहीं से भी इनमें से दो दो करके पंक्तियां आपको पूछ देगा और एग्जाम में, और पूछेगा कि इन्हें क्रम से लगाइए। तो इसके लिए आपको इसे स्वयं एक बार ज़रूर पढ़ना है। और साथ ही मैंने इस कविता से जुड़े हुए जो भी तथ्य थे वो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। तो दोस्तों, आपसे वही विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही अन्य लोगों से भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।